Okay, students, welcome again in the second lecture of इलेक्ट्रिक करंट यूनिट 2। लास्ट हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसमें हमने पढ़ा था करंट के बारे में, डेफिनेशन, और एक टॉपिक हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ द सेकंड लेक्चर, नेक्स्ट यहाँ से प्रोसीड हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक और रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था, उसकी करंट के साथ रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन है, फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर जो हमने लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी से उसको रिप्रेजेंट किया था, और क्या फॉर्मूला आया था, दैट इज ई टो डिवाइडेड बाई एम। ई टो डिवाइडेड बाई एम, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इसकी हम रिलेशन निकालेंगे विद द करंट के साथ इसकी क्या रिलेशन होती है। तो सबसे पहले हमें एक कंडक्टर लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं। उसका लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हमें मानना पड़ेगा। तो ले लीजिए, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इसके अलावा एक और टर्म हमारे पास, देखिए कोई भी कंडक्टर है मेरे पास, यहाँ पे मैं फिगर बना सकता हूँ, दैट वाज द कंडक्टर। यहाँ पे मेरे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चलेगा नॉट इन स्ट्रेट पाथ, जिगजैग टाइप वो चलेगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी जो होती थी दैट इज वीटी, जो हमने निकाली थी, डेरिवेशन हमारे पास था। करेक्ट। लेंथ जो है वो L मान लीजिए, और ये जो कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लिया मैंने। इसके अलावा ये जो कंडक्टर है इसकी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी हमें गिवन होगा। करेक्ट, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। आयरन्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग होती है, कॉपर में अलग होती है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास मैं मान लेता हूँ स्मॉल n। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सिंपली कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो है मेरे पास कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी वॉल्यूम से, तो वो मेरे पास आ जाएगा इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर, कैपिटल N से लिख लेता हूँ, N को मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंडक्टर की वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगी, देखिए एरिया मैंने A मान रखा है, लेंथ L मान रखी है, तो वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी AL। तो ये मेरे पास आ गया भाई NaL, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे हमें पता है कि स्मॉल e चार्ज होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, e से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उन पे टोटल चार्ज मेरे पास हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इतनी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज NeAl। इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई सबसे पहले तो मैंने ये जो कंडक्टर है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स
उनके ऊपर जो चार्ज है वो मैंने निकाल लिया है, इतना है। ओके, उसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसकी वेलोसिटी वीटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और लेंथ जो है वो एल। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक जाता है, तो कितना समय लगेगा, टाइम। टाइम मेरे पास हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, कितना समय लगेगा, दैट इज टोटल लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी विच इज वी डी नोटेशन के लिए लगा रहा हूँ छोटा सा इक्वेशन। तो ये मेरे पास चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये हमारे पास टाइम लगेगा। तो अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, करंट निकाल सकता हूँ। बाय द डेफिनेशन करंट मेरे पास क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसलिए करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, डेफिनेशन है लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे एन ई ए एल डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। टी मेरे पास है एल अपॉन वी डी। अब नीचे के नीचे दो बार नीचे हो गया, ऊपर चला जाएगा वी डी, दैट इज मल्टीप्लाई वी डी। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आई मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एन ई ए वी डी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई क्या होता है, आई मेरे पास होता है एन ई ए वी डी। एन यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ए मेरे पास कांस्टेंट है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ए जो है वो एरिया है, कंडक्टर का क्या है, एरिया है, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर बाकी फैक्टर्स को हम छोड़ दें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो करंट है वो क्या होंगे, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज़्यादा तेज इलेक्ट्रॉन चलता है, ज़्यादा करंट कंडक्टर में होगा। हालांकि जो वीडी है उसकी एक एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जनरली लिख लीजिए नोट डाल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ ऑर्डर 10 raised to the power -4 मीटर पर सेकेंड। करंट जब फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ओके। कितनी वेलोसिटी से चलते हैं, 10 raised to the power -4 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि एन काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, हमें पता है कि जो लाइट है, बल्ब जो है वो इमीडिएटली ग्लो कर जाता है। क्यों, क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। ओके, तो ये था मेरे पास रिलेशन, सिंपल डेरिवेशन और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, relation between current and drift velocity, and what is that, I is equal to N E A V D. Okay, now the next topic हमारे पास नेक्स्ट एक लॉ आ जाती है हमारे पास, लोअर क्लासेस में हालांकि पढ़ी होगी आपने, यहाँ पे फिर पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिंपल लॉ कि कोई वायर है, कोई डिवाइस है मेरे पास, उसके अंदर कितना करंट जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड। जितनी ज़्यादा वोल्ट उतना ज़्यादा करंट। सो सिंपल, ओम्स लॉ। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट current flowing in a conductor is directly proportional to current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference, you can say it simply the voltage
तो करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लाइट. सिंपल मैथमेटिकली I प्रोपोर्शनल टू V, कैपिटल V वोल्टेज. उल्टा करके लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I. प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा सकते हैं. V इज इक्वल टू I R. R यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. तो ये है भाई मेरे पास ओम्स लॉ. सिंपल. करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor. Correct? I proportional to V, V proportional to I, V is equal to I R. यहाँ पे R क्या है मेरे पास? We have R. That is called resistance. Resistance. And constant for given conductor. Given conductor. कोई भी गिवन कंडक्टर है उसके लिए एक कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. हालांकि दैट इज नॉट द यूनिवर्सल कांस्टेंट. गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, बट ये कंडक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग टू द नेचर उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस उसका क्या होता है. उसके बारे में आगे पढ़ते हैं. रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है. यहाँ पे हमारे पास ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. ग्राफ जो है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज वो मेरे पास हो जाएगा स्ट्रेट लाइन. एक तरफ वोल्टेज ले लीजिए, एक तरफ करंट ले लीजिए. ठीक है. कैसा होगा ग्राफ? दैट इज स्ट्रेट लाइन. वोल्टेज बढ़ेगी, करंट भी साथ के साथ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा. स्ट्रेट लाइन. तो जो भी कंडक्टर होते हैं जिन पे ओम्स लॉ लागू होती है उनके लिए ग्राफ जो है वो बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज वो हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कर्व. ओके. तो स्टेटमेंट हो गई ओम्स लॉ की. इसको प्रूव करते हैं. प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो रिलेशंस हमने पढ़ी हैं, आज पढ़ी है, कल पढ़ी है, उनका यूज करते हैं. कौन सी रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. we know a current and drift velocity are क्या होते हैं, रिलेटेड रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. I इज इक्वल टू, अभी अभी पढ़ा है हमने जस्ट नाउ, I इज इक्वल टू NEAVD. ओके. इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप VT की वैल्यू पुट कर देते हैं. पहले तो VT भी मैंने पढ़ा है. I इज इक्वल टू NEAVD. VT पुट कर रहा हूँ. देखिए VT क्या होता है पता होना चाहिए. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. दैट इज VT इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E तो डिवाइडेड बाई M होता था. रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू E तो डिवाइडेड बाई M. इसके साथ यहाँ पे कैपिटल E आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज की टर्म में हम पुट कर लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ यानी L. अगर जो कंडक्टर उसकी लेंथ L मान लो तो E जो है कैपिटल E वो मेरे पास हो जाएगा V/L. तो पुट कर दीजिए. I इज इक्वल टू E स्क्वायर हो जाएगा. स्मॉल e जो है वो दो बार आ गया है मेरे पास. दैट इज A तो डिवाइडेड बाई M. ये फैक्टर मेरे पास. और जो कैपिटल E है उसकी जगह पुट कर दिया V/L. ओके. यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है V इज इक्वल टू IR. क्या करेंगे, V जो है उसको यहाँ पे रख लीजिए, जो बाकी फैक्टर हम सबको उधर भेज दीजिए. तो मेरे पास V का क्या फॉर्मूला आ जाए. उसके बाद LHS RHS बना देंगे, RHS LHS बना देंगे. देखिए V यहीं पे रख लिया, ML ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ये फैक्टर नीचे आ जाएगा. दैट इज ML डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर A टो और इनटू I. करेक्ट. उसके बाद ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट होगा फॉर द गिवन कंडक्टर और इसी को हम क्या कहेंगे R. ठीक है. तो इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ.
दिस implies V is equal to I R, which is ohms लॉ, और साथ ही साथ मेरे पास ये देखिए प्रूव हो गया, ठीक है। V इज इक्वल टू ये फैक्टर था मेरे पास, I था, ये जो फैक्टर है इसको R मान लिया मैंने, ठीक है। यानी साथ ही साथ मुझे R का फॉर्मूला भी मिल गया, एंड R इज इक्वल टू दैट इज ML डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर A टो। तो ये थी हमारे पास भाई ओम्स लॉ, प्रूव कर सकते हैं सिंपल बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन यूज की, यहाँ पे VD की वैल्यू पुट की। अब VD की जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें कैपिटल E आ जाएगा, कैपिटल E की जगह हमें पुट करना है V अपॉन L। तो इधर तो I था ही, उधर V आ गया, बाकी जो फैक्टर है वो सारा का सारा कॉन्स्टेंट चला जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस। प्रूव हो गया V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ प्रूव हो गई, साथ के साथ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमें मिल गया, ML डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर A टो। ओके, तो ये था हमारे पास भाई ओम्स लॉ। आ जाती है स्टेटमेंट आपको लिखनी है, लिख देंगे, उसके बाद प्रूव आपको करना है। प्रूव करने के लिए आपको रिलेशन याद रखनी पड़ेगी विद इन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपली प्रूव हो जाएगा P इज इक्वल टू आई आर। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट अब हमारे पास नई टर्म हमारे पास आ गई भाई रेजिस्टेंस। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ में जो आर आर है दैट इज रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस सिंपल अगर मैं कहूँ कि किसी वायर में से करंट जा रहा है, वो वायर, वो कंडक्टर करंट को रोकना चाहता है, ठीक है, दैट इज द रेजिस्टेंस। प्रतिरोध हिंदी में इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं सिंपली द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने में जो कंडक्टर वो कितनी रुकावट डालता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ज़्यादा रुकावट मतलब करंट को नहीं जाने देगा, जैसे रबड़ प्लास्टिक। कम रुकावट मतलब करंट चला जाएगा, जैसे हमारे पास आयरन कॉपर वगैरह जो है। यानी जो रेजिस्टेंस है उसी से डिसाइड होगा कि किसी के अंदर करंट जा सकता है या नहीं जा सकता। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, द obstruction posed by a conductor, the obstruction posed by a conductor in the flow of current is called resistance. The obstruction posed by a conductor in the flow of current, करंट के रास्ते में कितनी रुकावट प्रोड्यूस करता है कोई कंडक्टर, वो उसका क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन हो गई मेन, तो ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं, ओम्स लॉ जो है वो हमारे पास होती है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब R क्या आ जाएगा? I को उधर भेज देंगे। तो डेफिनेशन में आप इससे भी काम चला सकते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो मेरे पास होता है रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, करेक्ट। तो आप ये भी लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग। मैथमेटिकली लिख सकते हैं आप, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओम्स लॉ से ये आया है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये तो डेफिनेशन हो जाएगी। आप ऐसे लिख देना, बाई चांस अगर ये याद ना रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओके, यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस is ohm, represented by the Greek letter ohm, like that। या फिर 1 ohm जो है वो मेरे पास हो जाएगा, that is 1 volt upon 1
एम्पियर, क्या बोल सकते हैं इसको, वोल्ट पर एम्पियर। एक्चुअल में 1 ओम जो है वो मेरे पास होगा दैट इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। लिख लेंगे डेफिनेशन, लिखना चाहें 1 ओम की तो ये भी आप लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो when 1 volt potential difference applied. Correct? Resistance is said to be 1 ohm if 1 ampere current flow when 1 volt potential difference applied. तो ये थे हमारे पास वही यूनिट इसके रेजिस्टेंस के। ये मेरे पास रेजिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास फॉर डिफरेंट मटेरियल जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग मेरे पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट कि जो रेजिस्टेंस है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, फॉर द गिवन कंडक्टर किन बातों पे डिपेंड करता है। तो टॉपिक मेरे पास हो जाएगा फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो देखिए मेनली मेरे पास 3 फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर लेंथ, कंडक्टर जो है वायर जो है उसकी लेंथ। तो फर्स्ट मैं लिख लूंगा लेंथ। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बड़ा ही सिंपल, छोटा वायर है उसका कम रेजिस्टेंस, बड़ा वायर जो होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर उसका मोटाई हम सेम रखें तो लेंथ का क्या प्रभाव पड़ता है, लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर या वायर आर प्रोपोर्शनल टू एन, याद रखना है। सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों साथ साथ। लेंथ बढ़ेगी, व्हेन द लेंथ इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। तो एक तो ये फैक्टर लेंथ, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ। सिंपल, यहाँ पे देखिए कंपटीशन टेस्ट वगैरह में पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ इंक्रीज। अब इंक्रीज मतलब मान लीजिए डबल कर दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ डबल। कोर्स जब लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ पे डिपेंड करेगी, लंबा तार है उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। दूसरा डिपेंड करेगा भाई एरिया पे। किस पे, एरिया पे। एरिया के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, मोटाई जो है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस is inversely proportional to area of cross section of wire। वायर जो है, कंडक्टर जो है उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। सिंपल, व्हाट विल, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम बात करते हैं। देखिए मान लीजिए एक कंडक्टर है मेरे पास, ये तांबे का तार है, थोड़ा मोटा है, ये भी तांबे का तार है, थोड़ा पतला है। ठीक है, मान लीजिए दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ बराबर ले ली मैंने, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो एरिया किसका कम है, किसकी मोटाई कम है। एरिया मतलब हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए इसको सर्कुलर फेस हम देखें तो रेडियस आर हो गई, रेडियस आर हो गई तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो भाई जिसकी मोटाई कम है, रेडियस कम है, एरिया भी कम होगा। एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। पतला वायर जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मोटा वायर जो है
उसका रेजिस्टेंस कम होता है। याद रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे भी प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, मोटे तार के अंदर से ज़्यादा करंट जा सकता है। अब मोटे तार में से ज़्यादा करंट क्यों जा सकता है? क्यों? क्योंकि जो मोटा तार है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। मोटा तार, एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ही उसमें से करंट ज़्यादा जाता है। तो ये हमारे पास वही दूसरा फैक्टर एरिया। अब एक और फैक्टर मेरे पास नंबर 3, नेचर। जो मटेरियल है, जो वायर है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स भाई, तांबे का जो है रेजिस्टेंस अलग होता है, आयरन का अलग होता है, करेक्ट। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और साथ के साथ टेम्परेचर का भी यहाँ पे रोल होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे इकट्ठा ही लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस also depends on nature of material of conductor। जो भी कंडक्टर आप ले रहे हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड टेम्परेचर ऑफ इट, और उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो मोटे तौर पे 3 चीज़ें मैं लिख सकता हूँ जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये जो थर्ड टर्म है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कि नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ये जो 2 फैक्टर अच्छे से समझ में आए होंगे, और इन 2 फैक्टर्स में हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी मिल रही है, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं हमें। इसलिए R प्रोपोर्शनल, L ऊपर था, A नीचे था, तो L अपॉन A। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल, इसको भी हटा सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। करेक्ट। यहाँ पे एक नई टर्म आ गई मेरे पास, रो, ग्रीक लेटर रो से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होती है, इसको हम बोलते हैं दैट इज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वह चलो ऊपर लिख लेते हैं, वह रो जो है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, या इसको बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखें भाई इसका नाम जो है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही बनेगा कि ये एक्चुअल में है क्या, डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी, ये इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली नोट कर लेंगे, रेजिस्टेंस अलग चीज़ है और ये जो रेजिस्टिविटी है वो अलग चीज़ है। ठीक है। रेजिस्टिविटी जो इस फॉर्मूले में आ रही है, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो L डिवाइडेड बाई A। यहाँ से अगर रेजिस्टिविटी निकालना चाहें तो A और L को इधर भेज देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, एंड रो इज इक्वल टू R। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके A ऊपर चला जाएगा और L जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास होती है रेजिस्टिविटी। करेक्ट। तो ये था टॉपिक हमारे पास भाई, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 by 1। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जिसके होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। और थर्ड फैक्टर जो है वो हमने वैसे ही लिख लिया, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। करेक्ट। इनको अगर कंबाइन करें, ये जो फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, तो मेरे पास ये आ जाता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A।
यहाँ पे एल लेंथ ए एरिया था, ये नया फैक्टर आ गया रो, इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या नाम है, यू कैन कॉल इट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या सिंपली क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर 2 अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेजिस्टेंस। आज हमने क्या पढ़ा भाई, एक तो हमने रिलेशन, एक तो हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, उसका प्रूव किया, प्रूफ करेक्ट। दूसरा हमने रेजिस्टेंस जो है उसको टर्म पढ़ी, और उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज द लेक्चर 2। नेक्स्ट टुमारो हमारे पास हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 अबाउट द करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू।